हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। पीरियोडिक टेबल का सेशन चल रहा है और आज 5वां लेक्चर है हमारा पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड और गैसियस एटम में, किसी भी आइसोलेटेड और गैसियस एटम में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हमें एनर्जी लगाना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस जो होता है, ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हमेशा केवल गैसियस स्टेट में ही हो सकता है। अगर कोई एटम सॉलिड स्टेट में है तो आपको पहले उसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, या लिक्विड में है तो आपको उसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी एटम अगर सॉलिड स्टेट में है, जैसे सोडियम सॉलिड स्टेट में है, मेटल है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते सॉलिड स्टेट से। आपको उसको क्या करना होगा, पहले गैसियस स्टेट में ले जाना होगा। तो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। सबलाइम करते हैं, व्हेन द सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? सब्लिमेशन होता है कि जब सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब गैस में ले जाएंगे, उसके बाद फिर आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करेंगे। अब आपको पता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, और न्यूक्लियस बीच में होता है। न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन पर अपना पकड़ बना रखा होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उस पर अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता सभी पर है। तो हम बात कर रहे हैं जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो कम अट्रैक्शन हो या फिर ज़्यादा अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन हो रहा होता है न्यूक्लियस के साथ, तभी इलेक्ट्रॉन एटम में चिपके हुए होते हैं। अब यहाँ पर कहानी है आयोनाइजेशन का। आयोनाइज कब होता है? जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑर्बिट है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर की बात कर रहे होते हैं हम। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, चूंकि ये एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएंगे, इसमें आपका एनर्जी खर्च होगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन को खींच करके हम लोग बाहर करते हैं। तो गैसियस होना चाहिए। जो फिनोमेना आप देख रहे हैं, जो घटना देख रहे हैं, ये कब होगा? गैसियस स्टेट में होगा, ये ध्यान रखना है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि कोई भी एटम है ये किसी से बॉन्ड बना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड में ये बात डिफाइन नहीं हो सकता। तो सोडियम होगा अकेले, आइसोलेटेड, किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, और गैसियस होना चाहिए। इस स्टेट में अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ एनर्जी यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो जितना एनर्जी लगाना पड़ता है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन हो गया कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outer cell electron from isolated and gaseous atom is called ionization energy. The minimum energy required to remove outer cell electron from isolated and gaseous atom is called ionization energy. ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाया जाता है। बस ये था डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब हम आते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है 1 by 1,
मतलब एक एक करके अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते गए, पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाले, उसके बाद हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाले, उसके बाद हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते एंड सो ऑन। पहले इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालते हैं, जब आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको कम एनर्जी लगाना होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर दिए तो उसमें प्लस चार्ज आ गया। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लस चार्ज जब बनता है तो एटम का साइज छोटा हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज बनते ही एटम का साइज क्या हो जाता है? छोटा, यानी इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है किसके? न्यूक्लियस के। यानी उस इलेक्ट्रॉन पर, अब जो इलेक्ट्रॉन बचा है उस पर न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालने जाइएगा तो वो ज़्यादा एनर्जी वहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको न्यूक्लियस काफ़ी कस के पकड़े हुए है। मान लीजिए आपने उसको भी निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो एटम का साइज और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और जब एटम का साइज और ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस के करीब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन बचा न्यूक्लियस के बिल्कुल ही नज़दीक है, तो इसलिए अब उसमें एनर्जी और ज़्यादा एक्सेस आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? और ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कम एनर्जी लगेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप निकालते जाते हैं वैसे वैसे निकालने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए हैं, देखिएगा, मेटल है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड में रहेगा तो ये डिफिनीशन गलत हो जाएगा। M फॉर मेटल, तो मेटल जो है गैसियस स्टेट में है। यहाँ से अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर किए तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने जो एनर्जी उसमें दिया उसको बोलते हैं IE1, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से M+ में से अब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा? M पर डबल+, यानी कि 2+ आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे IE2, यानी कि सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब फिर इस M++ में से एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से निकाले, ये हो गया M+3, यानी आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाला उसके लिए जो एनर्जी आपको लगाना पड़ा उसको बोले थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान दीजिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये तीनों ही चीज़ क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। उसके बाद हम अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो IE1 लेस देन IE2 एंड IE2 लेस देन IE3 एंड सो ऑन। और ये हमेशा के लिए सही होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को कभी भी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं सॉलिड स्टेट से, ये बात हम आपको पहले ही बता रखे हैं। इसलिए आपको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और इसके लिए आपको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरी बात कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडो मतलब कि एनर्जी या फिर हीट आपको उसके अंदर देना होगा, वो रिलीज नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके तब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ΔH जो इसका होगा पॉजिटिव होगा। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या क्या होता है? जूल होता है, कैलोरी होता है, अर्ग होता है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आप देख सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में देख सकते हैं, किलो जूल पर मोल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है? देखिए, ऐसे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर
कॉमन सा है, बिल्कुल कॉमन बात है इसमें कि जो एटम का साइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एटम का साइज, चलिए एक बार इसको हम डिस्कस कर भी लेते हैं। एक एटम छोटा है, इधर हम एक एटम बड़ा ले लेते हैं। इसका न्यूक्लियस ये रहा और इसका न्यूक्लियस ये रहा। अब हम इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। ये रहा इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये रहा इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर ऑर्बिट दिखा रहे हैं। यहाँ से इसका दूरी है और ये यहाँ से इसका दूरी है। अब जरा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको इसमें से निकालने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि इसके पास मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। वहीं अगर हम एक बड़े साइज वाले एटम में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से दूर होता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? निगेटिव चार्ज। एक निगेटिव चार्ज प्लस से दूर है, अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन उस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कम एनर्जी में ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इसके पास होता है मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बेसिक फंडा आप देख रहे हैं। कहीं पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के ये एक कॉमन थॉट है, एक कॉमन थिंकिंग है, जो कोई भी आदमी इस चीज़ को सोच सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद और क्या क्या चीज़ है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर हम पीरियड के अलोंग चलते हैं, अलोंग अ पीरियड, जैसे दो चीज़ में देखेंगे, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे और एक देखेंगे टॉप टू बॉटम। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम का क्या पैटर्न चल रहा है और लेफ्ट टू राइट में क्या पैटर्न चल रहा है। साइज को लेकर के आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम पीरियड के अलोंग बात कर लेते हैं, तो पीरियड के अलोंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड क्या होता है? बढ़ता है। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटम का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है, क्यों साइज छोटा होता है? क्यों कि उसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू, यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर है, जैसे जैसे राइट साइड जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी कस के पकड़ता है, खींचता है अपने तरफ, संकुचित करता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसके कारण एटम का साइज क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन, है ना। जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया टोटल अट्रैक्शन। तो टोटल अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो आपको एनर्जी उतना ज़्यादा लगाना होगा, और जो एनर्जी लगाना होगा उसी को आप क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ठीक है, और जेड इफेक्टिव किस पर डिपेंड करता है? बात कर चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। तो इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, मीन्स कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। तो यहाँ से फिर से देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, टोटल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करता है। आयन विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर हम एक और बात डिस्कस कर सकते हैं कि आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन में कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ +2 है और यहाँ पर 0 है।
तो +3 मतलब ये वेरी स्मॉल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा, और न्यूट्रल है तो ये बिगर साइज में होगा, बिगर साइज। आप सोचिए बड़ा साइज होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर होगा, साइज बड़ा होने से इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर साइज छोटा हो जाने से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक सही ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे दें, Mn+2 Mn+5 Mn+7, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर का पैटर्न क्या है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा। अब जब जेड इफेक्टिव सबसे छोटा होगा तो यहाँ इफेक्टिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली होता है। और यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये Mn+5 का आयोनाइजेशन एनर्जी, +7 का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, और Mn+2 का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। तो हमने अभी पहला फैक्टर बात कर लिया जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित कर सकता है, वो था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक चीज़ पहले से क्लियर है कि जो भी सबसेल हाफ फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और फुल फील्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे P की बात करें, P में हाफ फील्ड 3 होता है, फुल फील्ड 6 होता है, 6 होता है। D में हाफ फील्ड 5 होता है और फुल फील्ड 10 होता है। अगर F की बात करें, F में हाफ फील्ड 7 होता है और फुल फील्ड जो होता है वो 14 होता है। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करा गया हुआ है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हुआ, स्टेबल हुआ तो हुआ ये कि अगर कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो वो अपने स्टेबिलिटी से हटना नहीं चाहता है, वो अपने स्टेबिलिटी से हटना नहीं चाहता है। मतलब कि अगर कोई एटम स्टेबल फॉर्म में है तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस तरह के कन्फिग्रेशन में कोई भी एलिमेंट अगर मौजूद है तो वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहता है ना देना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है, और स्टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का लेन देन इतना आसानी से नहीं होता है, नहीं टिपिए हुआ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p4 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब हम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -e, क्या करेंगे, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब आप खुद देखिए 2p3 क्या है, मोस्ट स्टेबल है। 2p3 क्या है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब जो 2p2 हो गया, ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन से हम एक इलेक्ट्रॉन अब बाहर कर लेते हैं, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेते हैं,
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p। 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3। ये क्या था, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि हाफ फील्ड नहीं है तो ये है लीस्ट स्टेबल। और अब ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। अब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोच के देखिए कि IE1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा। IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर होगा कि इसका तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या मोस्ट स्टेबल लिस्ट स्टेबल में आना चाहेगा? मोस्ट स्टेबल लिस्ट स्टेबल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा, लेकिन लिस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल आने के लिए हमेशा तैयार होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, क्योंकि निकालने के बाद ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये निकालने का उसके बाद इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के। तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का कम होगा, जबकि नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा, ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो इसमें फुल नहीं है, हाफ है। अब आ जाते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ, वो क्या हमको दिखाता है। तो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट हमने लिखा था 1s2 2s2 2p3, और इसका था 1s2 2s2 2p4। अब क्या करना है, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। तो 1s2 2s2 एंड 2p1, जबकि इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि नाइट्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया था तो 2p2 हो गया था। ठीक है, लेकिन जब अब आपको तो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है ना, तो सोचिए अब इसी में से ना आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे। मान लीजिए इसमें से हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किए और ये हो गया 2p2, और इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करके और लिख देते हैं कि ये हो जाता है 2p3, ऐसा लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा करके 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचिए 2p2 क्या है, लीस्ट स्टेबल, और यहां पर 2p3 क्या है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, एक लिस्ट स्टेबल में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोस्ट स्टेबल लिस्ट स्टेबल में क्या जाना चाहेगा, नहीं, ये लिस्ट स्टेबल है। यहां पर ये भी बात करें 2p1 क्या है, लिस्ट स्टेबल है। तो लिस्ट स्टेबल में जाएगा, लेकिन एक मोस्ट स्टेबल लिस्ट स्टेबल में कभी भी जाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अब आप देखें यहाँ पर, अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कौन इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, जबकि सेकेंड ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये सीन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जब हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर होता है भेदन क्षमता, मतलब कि अट्रैक्शन, सीधा आप समझिए इसको कि अट्रैक्शन मतलब जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा है बोलेंगे कि उसका पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा टक्कर ज़्यादा जोर से होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि जो सब सेल होते हैं क्या क्या होते हैं, SPDF। ठीक है, जो S सब सेल होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है, इसीलिए S का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियस S को ज़्यादा जोर से पकड़ेगा,
P उससे थोड़ा दूर होता है, उस पर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। D उससे भी दूर हो जाता है, उस पर अट्रैक्शन और कम होगा। और F सबसे ज़्यादा दूर होता है, F पर अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो इस तरह से जो पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर है वो इसका सबसे ज़्यादा PDF होता है। और दूसरी बात कि S सबसेल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S सबसेल एज कम्पेयर टू PD एंड F। मतलब S नज़दीक होता है तो S वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा P के तुलना में, ये उसके कंपेरिजन में D और F से। अब इसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे बेरिलियम के लिए हम बात कर रहे हैं, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और यहाँ पर बोरोन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर S इलेक्ट्रॉन है, S इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भरा हुआ है। यहाँ पर P इलेक्ट्रॉन में एक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर S पूरा भरा हुआ है, S से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है, जबकि यहाँ पर P तो न्यूक्लियस से दूर हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी टफ है एज कंपेयर टू बोरोन से। अब वही अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेते हैं, जैसे 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करके, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देते हैं। और यहाँ भी बोरोन में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, 1s2 2s2 और 2p 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2s भर गया, यहाँ पर 2s हाफ हो गया। आप ही सोचिए कि एक भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इस समय क्या हो जाएगा कि बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होगा। तो ये एक पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल को लेकर के ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बेरिलियम बोरोन में देखें तो एक एक्सेप्शन आता है जो जनरल ट्रेंड में नहीं आता है। अगर हम साइज पर देखते तब तो बोरोन का ज़्यादा होता, क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जब आप देखिएगा तो बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रुप 2 और 3 में एक्सेप्शन है और ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में एक्सेप्शन होता है। तो ये दो जगह एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा देखने के लिए। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर इन पीरियड अगर हम बात करें, इन पीरियड बात करें तो देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब हमको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो साइज उधर छोटा है तो उधर ज़्यादा होगा, यानी कि ये ऐसे इसका ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन में हो गया। फिर उसके बाद इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एक्सेप्शन आ गया, फिर ऐसे चलेगा। तो दो जगह एक्सेप्शन देखने को आपको मिल जाता है। कारण क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसी चीज़ को अगर हम ग्रुप में देखें तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप में तो जस्ट साइज फैक्टर डोमिनेट होता है। वहाँ पर ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और उसका इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब कंपेरिजन कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का एक पीरियड में। चलिए, इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण ज़्यादा अट्रैक्शन कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चिपकेगा, निकालना काफ़ी टफ होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लिखे। तो यहाँ पर अभी जस्ट जो ऑर्डर अभी हमने लिखा था ये होगा, और इसमें ये हो जाएगा, फिर होते होते फिर ये हो जाएगा। सेकेंड पीरियड का अगर हम बात करें तो इस तरह से एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। अगर वही ग्रुप में अगर हम बात करें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे वो तो रेडियो एक्टिव है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, बड़ा वाला का एनर्जी सबसे कम, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रेडिक्ट करते हैं। आगे देखते हैं
कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में जो एप्लीकेशन है बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। पहला नंबर है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर का अमाउंट मतलब प्रॉपर्टीज उतना कम होगा। यानी मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के होगा। ठीक है। जनरली मेटल का क्या टेंडेंसी होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को लेना तो काफ़ी आसान होगा। और नॉन मेटल का टेंडेंसी बहुत ही लेने का होता है, देने का नहीं होता है। तो जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का है उससे आप इलेक्ट्रॉन मांगिएगा तो वो तो देगा नहीं, बहुत टफ होगा उससे लेना। तो इसलिए नॉन मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत हाई होगा और मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, जनरली मेटल हैज लो IE एंड नॉन मेटल हैज हाई IE। बी नंबर में है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल के रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल का रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा सोचिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, माने इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए तैयार ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा, तब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ज़्यादा होगा। तो ये रिएक्टिविटी क्या है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, ऊपर से नीचे आने पर, तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, माने उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। मेटल का टेंडेंसी तो नीचे ही आने पर बढ़ता है, ऊपर मेटल का कैरेक्टर कम होता है। जितना अच्छा मेटल होगा रिएक्शन उतना अच्छा होगा, और नीचे आने पर साइज बढ़ता है। जो बहुत अच्छा मेटल है उसका साइज भी बड़ा होता है, याद रखा जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन को लेकर के। अब हम एक बहुत ही अमेजिंग बात करते हैं। देखिए मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, अभी हम इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। एक थ्योरी कहता है कि जो एलिमेंट है, एक ही सेम एलिमेंट के अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि एक पर +2 चार्ज है, एक पर +3 चार्ज है, तो किसका मैंने कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी से आप इसको आंसर कर सकते हैं, आयोनाइजेशन से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ना एक नियम है, एक रूल बनाया गया हुआ है, आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आसपास का वैल्यू 16 के आसपास, मतलब 14, 15, 16 इस तरह से। अगर 16 से बड़ा है, सक्सेसिव का मतलब समझ रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो दोनों में एनर्जी लगा, तो दोनों के एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और उसका डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इस केस में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वही अगर हम दूसरा फेज में बात करते हैं, ये तो हो गया जब 16 से ज़्यादा होगा तब। लेकिन अगर 11 से कम हो जाए, दोनों सक्सेसिव का अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो अंतर है अगर 11 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मॉलिक्यूल होता है, एटम होगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 16 से ज़्यादा होने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, और 11 से क्या बोलते हैं कम होने पर, 11 से कम होने पर जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, इस पर भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन वाला भी बात है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट को लेकर के और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के। सबसे पहला बात कर लेते हैं, पहला वाला कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम और एल्युमिनियम। गैलियम ऊपर से नीचे आते हैं ना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पर बात हो रहा है एल्युमिनियम और गैलियम का। होना क्या चाहिए था, रियली में क्या होना चाहिए था, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है,
इसका साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम का साइज छोटा, इसका आयन एनर्जी कम होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का आयन एनर्जी ज़्यादा हो गया। एक्सेप्शन तो वही ना होता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हुआ कुछ और। तो होना चाहिए था गैलियम का आयन एनर्जी कम, यहाँ हो गया गैलियम का आयन एनर्जी ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? इसके होने का वही कारण है, इसको हम लोग ट्रांजिशन कंट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरने लगता है तो वहाँ पर यह कंट्रैक्शन डेवलप होता है, उसी को कहते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। और दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर लैंथेनाइट के, मतलब लैंथेनाइट नहीं, डी सीरीज के लिए बात करते हैं तो 5D और 4D में एक एक्सेप्शन आता है। नियम क्या है कि 4D 3D का साइज छोटा है 4D से और ये लगभग बराबर है 5D के, है ना। तो अब ध्यान दीजिए 5D 4D में 5D का ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि देखिए ये जो लैंथेनम के बाद जो है लैंथेनम, उसके इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में चले जाते हैं। अब F ब्लॉक में चले जाते हैं, 57 के बाद 58 तो D ब्लॉक में आता नहीं है, 72 आता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? F ब्लॉक में पहले भर देते हैं। अब 14 इलेक्ट्रॉन जब F ब्लॉक में भर जाएंगे तो उसके हिसाब से उसमें कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, एटम संकुचित हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके चलते उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था कि 5D थोड़ा बड़ा होता, इसका कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है तो 5D का आयन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो याद रखना है हाफनियम का जिरकोनियम से क्या होता है? आयन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक डिफरेंस को लेकर के क्लियर कर लेते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी का अंतर है 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, तो 16 से ज़्यादा हो गया। तो बताइए कि Na+ ज़्यादा स्टेबल होगा कि Na2+ ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जब 16 से ज़्यादा हो जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? Na+। तो इस केस में Na+ जो हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया कि अगर मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर मैग्नीशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इस केस में जो यहाँ पर चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी है सक्सेसिवली, वो 11 से कम हो गया। अब 11 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जब चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज़्यादा हो जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल, और जब चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी 11 से कम हो जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट उधर बात हो रहा था। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पर। देखिए प्रॉब्लम्स को ध्यान से आप पढ़ें और बनाने का कोशिश करें। हम एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि IP1 और IP2 मैग्नीशियम का दिया हुआ है, क्या? 178 और 348 किलो कैलोरी पर मोल। तो बोला है कि मैग्नीशियम का Mg से Mg2+ जाने में क्या वैल्यू होगा? तो सोचिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस गए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दे रखा है कितना? 178। फिर मैग्नीशियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन हो गया और इसका वैल्यू हो गया 348। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ जाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा? तो आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल होगा और यहाँ पर मैग्नीशियम बचा, यहाँ Mg2+ बचा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फाइनल आयोनाइजेशन एनर्जी में इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16, ये 12 के 2 1 4 1 526, तो 526 किलो प्लस में आएगा वैल्यू, कैलोरी एनर्जी होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अगला सवाल है
कि IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 एलिमेंट का यहाँ देखा जाए जो वैल्यू है दिया हुआ है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर 7.1 एनर्जी लगता है, दूसरा पर 14.3, तीसरा पर 34.5, चौथा पर 46.8। और जैसे ही पांचवा इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पर एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। तो इस सब में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने में एकदम से एनर्जी बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो लार्ज डिफरेंस, नो लार्ज डिफरेंस इन कौन चीज? आयनेशन एनर्जी। इट मीन्स दैट इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया, लेकिन उसके बाद अब पांचवा इलेक्ट्रॉन कोर में चल गए, तो कोर में जाइएगा तो एनर्जी निकालने नहीं देगा। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन दिख रहा है जिसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सेट सेकेंड IP लेस देन फर्स्ट IP? ठीक है, देखिए सेकेंड IP का वैल्यू ज़्यादा और फर्स्ट IP का वैल्यू कम, ऐसा नहीं होता है। हमेशा फर्स्ट IP का वैल्यू कम और सेकेंड IP का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आगे बढ़िए, ये क्या है? इन द गिवन प्रोसेस व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। जैसे इसमें M+ है और M+2 है, तो पूछ रहा है कि M+1 ज़्यादा स्टेबल है कि M+2 ज़्यादा स्टेबल है कि दोनों स्टेबल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आप एक काम करिए, काम क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालिए, डेल्टा IE निकालिए। डेल्टा IE का मतलब कि 15.5 माइनस 7.9, तो ये अप्रॉक्स 7.6 के आसपास होगा। ठीक है, अब 7.6 जो डिफरेंस है दोनों में वो 11 से कम हो गया। अब जब ये 11 से कम हो गया, इसका मतलब कि ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? M+2। ये M+ तो क्या है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ें। कौन सा दिया हुआ इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज कॉरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट आयनेशन एनर्जी पोटेंशियल ओनली? इसमें से कौन सा रिएक्शन पहला आयनेशन एनर्जी को दर्शाता है? तो पहला एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर ये X2 है, तो वो तो मॉलिक्यूल हो गया, एटम से निकालना चाहिए था। ये एक्वस है, एक्वस में नहीं। यहाँ ये सॉलिड है, तो सॉलिड में भी डिफाइन है। किस में डिफाइन है? गैसियस में डिफाइन है, इसलिए पहला वाला आंसर होगा। अब ये देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन दिया हुआ है। तो इन विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन X2 हैव हाईएस्ट? IE1, IE2। तो IE1 किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो IE1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2p3 है, यहाँ 2p5 है। 2p5 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का बस कमी है और वो फुल फिल्ड हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, यानी इस हाफ फील्ड से भी ज़्यादा आयनेशन एनर्जी इसका होगा। तो इसीलिए C हो जाएगा पहला आयनेशन एनर्जी को लेकर के। ठीक है, और अगर दूसरे आयनेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो होगा इसमें ये देखिए, पहला निकालने के बाद 1s2 पूरा भर जाएगा, तो 1s2 पूरा भराएगा, तो इसलिए ए वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ये देना नहीं चाहेगा, तो इसलिए फर्स्ट नंबर इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है
कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए कौन कौन है, पहले उसको लिखा जाए। तो लिथियम है, बेरिलियम है और नियॉन है, उसके बाद कार्बन है और बोरोन है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम तो स्टेबल होता है, फिर हो जाएगा 2s1, फिर ये हो जाएगा हीलियम और 2s2, ये हो जाएगा, ये तो नोबेल गैस ही है, नियन है तो ये तो क्या होता है 2p6 पर ख़त्म होता है। कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा हीलियम एंड 2s2 2p2। बोरोन का हीलियम 2s2 2p1, इस तरह से हुआ। अब इसमें कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड निकालना है। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा हीलियम, ये बचेगा हीलियम 2s1, ये इसका तो बहुत टफ होगा, तो इसका तो हीलियम हो जाएगा 2s2 2p5, ठीक है। और इसमें हो जाएगा हीलियम 2s2 और 2p1, और इसका फिर क्या हो जाएगा, एक निकालिए तो हीलियम 2s2 ये बचेगा। अब इसमें से पता कर लीजिए सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सबसे हाईएस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये नोबेल गैस बन जाता है, मतलब लिथियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए लिथियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है। उसके बाद आइए यहाँ पर नियॉन वाले में 2p5 की वजह से ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से लेना, इसके लिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद नियॉन का। उसके बाद अब बारी है बोरोन और कार्बन में। ये तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोरोन और कार्बन में ज़रा सोचिए, यहाँ 2s2 है 2p1 है, तो इसका निकालना काफ़ी टफ होगा क्योंकि ये पेनिट्रेशन पावर इसका ज़्यादा होता है, तो बोरोन हो जाएगा। उसके बाद कार्बन और सबसे पीछे बेरिलियम का हो। देखिए तो ऐसा कोई ऑर्डर आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट का हाईएस्ट आयोनाइजेशन है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं हाफनियम एक्सेप्शनल वाला, तो हाफनियम का जिरकोनियम से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसको भी हम उसी तरह से डील करेंगे जैसे Cu प्लस Cu प्लस। अब ध्यान दीजिए, पोटेशियम होता है आर्गन मतलब 18 एंड 4s1, 19 हो गया। इसमें देख लीजिए, इसमें भी आर्गन होता है और 4s 3d10 होगा, और इसमें कॉपर में आर्गन तक तो वैसे ही रहेगा, 29 होता है, तो 18 4s1 और 3d10, ठीक है। इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा इसमें। और K प्लस में देख लीजिए कि आर्गन होगा और 4s 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा नोबेल गैस, आप देख सकते हैं K प्लस क्या हो जाएगा, नोबेल गैस। तो K प्लस का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब देख लीजिए क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन। हाँ, इसमें से निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ 3d10, यहाँ 4s1, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसान, तो अब Cu2 प्लस होगा, तो K प्लस का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Cu प्लस का होगा, उसके बाद अब बच गया K और Cu। अब K में 4s1 है और इसमें 3d10 4s1 है, तो फिर K का हो जाएगा और सबसे बाद में हो जाएगा कॉपर का। आप देख लीजिए अप्रॉक्स इसका कोई ऑर्डर आ रहा है, K प्लस Cu और K प्लस Cu KCu, तो ये ऑर्डर कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी जब डिस्कस करते हैं तो हर एक फैक्टर को डिसाइड करते हैं वहाँ पर जितना फैक्टर हम पढ़े हैं। तो क्वेश्चन जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी पर इसी तरह से आपको
बनाना होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।